हेलो एवरीवन। आई होप जो क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आज हम लोग उसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन सी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड नन ऑफ द अबव। तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद इसका पेमेंट करना होता है और जब तक ये पेमेंट नहीं होता है तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और लायबिलिटी साइड में भी इसको करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में शो किया जाता है। मीन्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपके मेनली दो पॉइंट्स आते हैं, इनकम टैक्स प्रोविज़न एंड प्रपोज डिविडेंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। Question number 17, which item is not current liability from the following? आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें नॉन करंट लायबिलिटी आपको बताना है। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी शो में हम लोग करंट लायबिलिटी हेडिंग में शो करते हैं, एंड बैंक ओवरड्रॉप भी हम लोग की करंट लायबिलिटी हेडिंग में आती है। और माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट जो होता है वो आपका शेयर होल्डर फंड में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है टैक्स प्रोविजंस कहाँ शो किया जाता है। तो टैक्स प्रोविजंस आपका करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में शो किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के जो मेजर हेड होते हैं, लायबिलिटी में टोटल फोर हेड होते हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, सेकेंड अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और नंबर थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, एंड नंबर फोर्थ करंट लायबिलिटी। और एसेट्स में दो मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। उसके बाद उसके कुछ सब हेड्स होते हैं। सब हेड्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं ये पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो टैक्स प्रोविजंस आपका करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में शो किया जाएगा। और दो लायबिलिटी में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मीन्स विच इज़ पेबल विद इन 1 ईयर एंड नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स विच इज़ पेबल आफ्टर 1 ईयर। तो टैक्स प्रोविजंस का पेमेंट हमें करंट ईयर में ही करना होता है, तो इसलिए आपकी करंट लायबिलिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड विच इज़ डिक्लेयर मिड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग ऑफ द ईयर, तो उसको कहाँ पे शो किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो दिया आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती है, उससे प्रॉफिट का कैलकुलेशंस किया जाता है। और जो प्रॉफिट आता है उसको किस तरह से डिविडेंड, कितना पार्ट डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कितना रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में। ये मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यूज़ ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। तो डिविडेंड का जो भी आपका डिक्लेरेशन होगा वो पेनल एप्रोप्रिएशन में जाता है। जो भी अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं उसको भी हम लोग पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मैनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इट इज़ नेसेसरी टू इशू वारंट और चेक। मीन्स डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिन के अंदर चेक या शेयर इशू वारंट इशू करना होता है। तो उसकी जो लिमिट है 21 डेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन बोनस शेयर इज इशूड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब बोनस शेयर इशू किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री पास होती है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले बोनस को हम प्रोविजंस करते हैं और प्रोविजंस करने के बाद जब उसको इशू किया जाता है तो इशू करने की एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। तो इस एंट्री में हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर कैपिटल अकाउंट।
बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम, ऑप्शन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बोनस शेयर को सबसे पहले अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो उसमें से हमें बोनस इशू करना होता है, बोनस शेयर इशू करना होता है। बट अगर वो सफिशिएंट नहीं है बैलेंस, तो हम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज मेड बाय इशू ऑफ बोनस शेयर, declaration of dividend, it is not possible, and option number C, making capital reserve। तो जो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का होता है, मीन्स प्रॉफिट की अमाउंट से हम कितनी अमाउंट कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं बोनस के थ्रू। हम बोनस शेयर अगर इशू करते हैं तो प्रॉफिट से अमाउंट निकाल के शेयर इशू करते हैं, इससे भी हमने एंट्री बताई थी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट से हमने बोनस डिक्लेयर किया और उसकी जब एंट्री हमने पास की तो पास की प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डियर टू बोनस टू शेयर होल्डर। पहले पैनल से बोनस को डिक्लेयर किया गया और बोनस से फिर किसको पेमेंट कर दिया गया, शेयर का पेमेंट कर दिया गया। तो सेकेंड एंट्री पास हुई बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की अमाउंट इनडायरेक्टली वे में कहाँ ट्रांसफर हो गई, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गई। तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इशू ऑफ बोनस शेयर। क्वेश्चन नंबर 24, शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाई, मीन्स जो कंपनी शेयर इशू करती है उसका प्रीमियम का निर्धारण कौन करेगा, कंपनी लॉ बोर्ड करेगी, गवर्नमेंट करेगी, कंपनी करेगी या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया करेगी। तो ये कंपनी का इंटरनल मैटर होता है कि कंपनी कितने प्रीमियम पे शेयर इशू करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड गुडविल, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। मीन जो एसेट्स है और उसकी जो वैल्यू है वो परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि फॉर द एग्ज़ाम्पल आप 20,000 की एसेट्स परचेज कर रहे हैं और जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 18,000। मीन्स एक तरह से आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि नेट एसेट्स आ रही है 20,000 की और आपका परचेज कंसिडरेशन है 18,000, आपको सिर्फ 18,000 पे करना है। तो जब भी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम होगा तो जो भी डिफरेंस है उसको प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा और उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और इसी तरह से अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है और नेट एसेट्स कम है, मीन्स आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा पेमेंट को हम ट्रीट करते हैं गुडविल, राइट। तो यहाँ पे जो गिवन था आपका, वो गिवन था एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन इज एएस। डिफरेंट एएस बनाए गए हैं, उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ बताई गई है कि किस तरह से पर्टिकुलर मैटर को एक अकाउंटिंग पास की जाएगी। जिस कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए AS3 है, इसी तरह से इन्वेंट्री वैल्यूएशंस के लिए AS2 है, डिप्रिसिएशन के लिए AS7 है। उसी तरह से आपका अमलगमेशन में किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी इसको बताया गया है AS14 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Next questions, if net value of purchase asset is less than purchase consideration then this amount will be। अब यहाँ पे जो परचेज किया गया है नेट वैल्यू ऑफ परचेज एसेट्स, उसकी वैल्यू परचेज कंसिडरेशन से कम है, मीन्स आप ज़्यादा पे कर रहे हो और उसके कंसिडरेशन में जो आपको एसेट्स मिल रही है, नेट एसेट्स मिल रही है वो कम है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अगर नेट एसेट्स की वैल्यू कम होती है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होता है तो डिफरेंस को हम लोग गुडविल ट्रीट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है एंड रिजर्व गिवन है और शेयर कैपिटल है और आपको परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना है इफ़ अमलगमेशन इज़ इन द नेचर ऑफ मर्जर।
तो अमलगमेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है और एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। जहाँ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में पीसी कैलकुलेट करते हैं तो एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेते हैं और माइनस करंट लायबिलिटीज़ की जो मार्केट वैल्यू होगी वो उसको माइनस करते हैं, तो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन होता है। इस लेकिन जब हम लोग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में कैलकुलेशंस करते हैं पीसी का, तो आपकी करंट एसेट्स को हम बुक वैल्यू अकॉर्डिंग लेते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं और रिजर्व माइनस करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो शेयर कैपिटल की वैल्यू होती है वही आपका एक तरह से परचेज कंसिडरेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ मर्जर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। इसको दो तरह से हम पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो मेथड होता है, अप्रोच होता है एसेट्स मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे 2,50,000 प्लस 2,70,000 5,20,000। 5,20,000 से 2,00,000 करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे 3,20,000 और उसमें से फिर रिजर्व भी माइनस कर देंगे 25,000, 2,95,000 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा ऑप्शन होता है शेयर कैपिटल को ही हम ले लें, शेयर कैपिटल जितनी है वही एक्चुअली में परचेज कंसिडरेशन होगा, तो उस कंडीशन में भी आपका शेयर कैपिटल की वैल्यू दी है 2,95,000, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से कैलकुलेशन होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करना है। हम लोग के पास पीसी गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कि गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। 18 लाख की एसेट्स है, 1,40,000 की लायबिलिटी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे नेट एसेट्स का। 18 लाख माइनस 1,40,000, 16,60,000 नेट एसेट्स की वैल्यू हो गई। और जो हम परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स नेट एसेट्स आप परचेज कर रहे हो 16,60,000 की और जो उसका परचेज कंसिडरेशन है वो है 15 लाख का। तो यहाँ पे एक तरह से आपको 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रिजर्व 1,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस की विशेषता पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, सेकेंड है लिक्विडेशन ऑफ वन कंपनीज, थर्ड है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड डी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शंस। तो इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं जिससे डिफरेंस जो लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ किया जा सके। अगर एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन है तो उसको राइट ऑफ किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, कंपनी में कोई चेंजेस नहीं होता है। कंपनी के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कंपनी के नेम होते हैं, वो एज इट बने रहते हैं। सिर्फ चेंजेस किसी में होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है और जो डिफरेंट लॉसेस होते हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर आर कस्टमर ऑफ कंपनी, ओनर्स ऑफ कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एंड बैंकर्स ऑफ कंपनी। तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, शेयर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, ब्रोकरेज। शेयर होल्डर मीन जो कंपनी के ओनर होते हैं उनको प्रॉफिट रिसीव करने का राइट होता है और जो कंपनी से अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिविडेंड। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज़ द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ही डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। और शेयर कैपिटल आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो शेयर अलॉटमेंट का जो नेचर होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। Next part is the next question. Issue of shares at premium is abnormal profit or loss, capital loss and capital receipt. Issue of share प्रीमियम, अगर हमने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है तो ये जो अमाउंट रिसीव होती है इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं क्योंकि इसका नेचर नॉन रिकरिंग होता है और इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिसिप्ट। Question number 35, issue of share at discount is
तो अब शेयर को न्यू प्रोविजंस के अकॉर्डिंग शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब भी शेयर अकाउंट को फॉरफिट किया जाता है तो जर्नल एंट्री पास की जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू, जितनी अमाउंट आपकी रिसीव हो गई है उसके लिए टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो अमाउंट रिसीव नहीं होती है उसके लिए पास की जाती है टू कॉल्स इन अरियर। मीन्स जो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू है उससे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, जो अमाउंट रिसीव हो जाती है उसके लिए टू शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट करते हैं, और जो अमाउंट आपकी रिसीव नहीं हो पाई थी जिस पे कॉल्स इन अरियर था उसके लिए टू कॉल्स इन अरियर करते हैं। तो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड अप अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 37, अनपेड कॉल्स आर। अनपेड कॉल्स मीन्स कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर को हम शेयर कैपिटल से लेस करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द डिस्काउंट इज डेबिटेड इन। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमने शेयर को फॉरफिट किया है और फॉरफिट करने के बाद उन शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं तो उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। बट जितना भी डिस्काउंट का लॉस होगा उसके लिए हमें शेयर फॉरफिचर अकाउंट को ही डेबिट करना होगा, डिस्काउंट अकाउंट को हमें डेबिट नहीं करना होगा। क्योंकि जब हमने शेयर को फॉरफिट किया था तो जो अमाउंट कंपनी को शेयर की रिसीव हुई थी फॉरफिचर की, उसके लिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट किया गया था, क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ था एक तरह से। क्योंकि कंपनी जो भी अमाउंट रिसीव हो जाती है और जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो उस अमाउंट को रिफंड नहीं करना होता है, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। और जब फॉरफिटेड शेयर रीच होता है जो भी लॉस होगा उसको शेयर फॉरफिचर अकाउंट से ही एडजस्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर मनी इज ट्रांसफर्ड इन। शेयर फॉरफिट होने के बाद जब उसको रीइशू किया जाता है और रीइशू करने के बाद अगर शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस बच रहा है तो उसको प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, और ये कैपिटल प्रॉफिट होता है इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक जो शेयर्स रीइशू होते हैं उसके डिस्काउंट की एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है। वो मैक्सिमम लिमिट क्या होती है कि अगर कंपनी ने कोई शेयर को फॉरफिट किया है तो उसमें कुछ अमाउंट रिसीव होती है और कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होती है। जो अमाउंट रिसीव होती है उसको शेयर फॉरफिचर के नाम से क्रेडिट किया जाता है, और जो अमाउंट रिसीव नहीं होती है उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से क्रेडिट किया जाता है। तो जो डिस्काउंट होता है उसकी वैल्यू कभी भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जितना शेयर फॉरफिचर अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट है डिस्काउंट की मैक्सिमम वैल्यू उस शेयर फॉरफिचर अकाउंट से ही इक्वल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और उसके बाद जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस जो भी बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, इन टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। लायबिलिटी में जो अमाउंट इंक्लूड की जाती है शेयर कैपिटल की वो पेड अप कैपिटल रहती है। हम सबसे पहले शेयर कैपिटल का जो नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं उसमें सबसे पहले शो करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होती है एज ए इंफॉर्मेशन होती है, एज ए प्रेजेंटेशन होती है अंडर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, और उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, मीन्स को हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड हेडिंग शो करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल में भी हम लोग जो वैल्यू आती है उसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, उसको भी हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। इसके बाद आती है आपकी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में जो कंपनी ने कॉल किया है और उसमें से कुछ अमाउंट जो होती है वो रिसीव नहीं होती है, जो कॉल्स इन अरियर होती है, उसको मैनेज करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। और उसी पेड अप कैपिटल को हमें बैलेंस शीट में जब शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के आगे शो करना होगा शेयर कैपिटल हेडिंग में, तो उसी पेड अप वैल्यू को शो किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पेड अप कैपिटल। रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज
इसकी भी वही जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जस्ट उसी तरह से है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, अमाउंट ऑफ capital which is included in capital clause is called authorized capital, subscribed capital, issued capital, paid up capital। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, authorized share capital। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज कॉल्ड। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ कैपिटल हम लोग रिजर्व कर सकते हैं और उसके की कॉल आप कभी तभी होगी जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा और कंपनी को रिक्वायरमेंट्स होगी क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसको और चाहिए, तो उसके लिए कुछ कैपिटल को रिजर्व कर दिया जाता है और वो उसका जो इशू होता है तभी होता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इक्विटी कैपिटल 90,000, लायबिलिटी 60,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000, टोटल एसेट्स। आपको मालूम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो साइड्स होती हैं, एक एसेट्स होती है और एक लायबिलिटीज़ होती है और दोनों ही का हमेशा टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। वो बात अलग है, आप लोग जब सॉल्व करते हैं तो आंसर नहीं मैच होता होगा बहुत लोग का, बट प्रैक्टिकली अगर आपने सही किया है तो एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रिलेटेड टू लायबिलिटीज़ है। इक्विटी कैपिटल कितनी है, 90,000, लायबिलिटी है 60,000, प्रॉफिट है 20,000। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ हो गया आपका 90 + 60 1,50,000, 1,50,000 + 20 1,70,000। तो इक्विटी लायबिलिटीज़ का टोटल अगर 1,70,000 है तो एसेट्स का टोटल भी कितना होगा, 1,70,000 होगा। और इसका करेक्ट आंसर हो गया 44 का ए, 1,70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹120 इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो इशू प्राइस है वो मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस प्राइस है, और जो डिफरेंस होता है जो एक्सेस वैल्यू पे इशू किया जाता है उसको प्रीमियम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने ₹20 एक्सेस पे इशू किया तो ये कहलाएगा आपका इशूड एट प्रीमियम, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट इज। जब कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करती है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये गिवन होता है कि कंपनी जब भी डिवेंचर्स का पेमेंट करेगी तो एक्सेस वैल्यू पे करेगी, जिसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला जाता है, और ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिवेंचर्स ऑफ ₹4,25,000 आर इशूड बाय कंपनी अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ ₹4,50,000। मीन्स 4,50,000 की एसेट्स परचेज किया गया और उसके कंसिडरेशन में ₹4,25,000 का पेमेंट किया गया। अब जो ₹25,000 का डिफरेंस आ रहा है इसको क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है, कि अगर एसेट्स हम परचेज करते हैं और उसके पेमेंट में परचेज कंसिडरेशन आपका कम होता है एसेट से, तो जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है और उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे भी एसेट्स परचेज की गई है 4,50,000 की, और जो पेमेंट किया जा रहा है वो 4,25,000 का पेमेंट किया जा रहा है। 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये सारे क्वेश्चंस ही आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस का जो लेवल था बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करना होगा, अच्छे से फाइनेंस स्टेटमेंट का टॉपिक जितने भी चैप्टर्स हैं आप इसको पहले अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और आगे मैं जो क्वेश्चंस दूंगा इसके बाद 48 से स्टार्ट करके आगे कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, पहले इसको आप सेल्फ सॉल्व करिएगा और उसके बाद उसका आंसर अपलोड करूंगा। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।